एक किस्म की होम्योपैथी की दवाई होगी। जैसे अदरक हो गया, एक हमारे और बोलते हैं पत्थर के आगे, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा उसको, हमारे उगाते हैं गाँव में और उसी को ही हमने खाया। पूरे परिवार में, मैंने नहीं खाया, पूरे परिवार पूरे गाँव में लोग वही खाते थे। तो हम लोग क्या है, हम लोग मॉडर्न एक सुनते वेस्टर्न की ओर चल रहे हैं ज्यादा। अच्छा कभी मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ जो आप जो कह रहे थे कि माइक हटा लेते हैं या लगा देते हैं, बस एक चीज बिल्कुल स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ। हैव यू हर्ड, कभी आपने सुना कि आप WWE में, क्योंकि आप बहुत समय तक बाहर रहे, तो वहां पे किसी के बीच में ये जिक्र हुआ हो कि होम्योपैथी मेडिसिन की होती, क्योंकि अमूमन स्पोर्ट्समैन के बीच में ये जिक्र बहुत बड़ा है कि कौन सी दवा लेनी है, कौन सी दवा नहीं लेनी है। तो होम्योपैथी ड्रग्स के बारे में वहां बिल्कुल मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि हम लोग को वेस्टर्न की ओर से ये जो मेडिसिन खाते हैं, हम चाहते हैं पढ़ते कि वो ट्रीटमेंट हो, लेकिन वो जो दर्द मिटती है, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी दवाई देती है। तो हमारे जब वहाँ डिस्कस होती थी तो हम उन्होंने बताया कि हम जिसको हल्दी बोलते हैं, और वहां पर तो शीशी पे उन्होंने बड़ा उसको सजा के रखते हैं। तो मेरे को ना 1 हफ्ता लगा ढूंढने में गूगल पे, क्या कौन सी चीज बता रहा है कि वो चीज खाओ, उससे क्या कि अच्छा मतलब आपके जो दर्द है ना अंदर ठीक हो गए। तो 1 हफ्ते से मैं आपको बताइए डॉक्टर तो हो नहीं है, और किसी से पूछ के मतलब उसका ढूंढना, तो हल्दी है, मैंने तो हल्दी है, तो मैंने कहा तो वो जी स्वागत। आप सबको प्रणाम है मेरा, विशेष करके मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं और देश के जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बनारस में शूटिंग के पर्पज से तो जरूर आए होंगे, लेकिन आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए उनका एक अभिनंदन। एक ऐसा नाम भारत से निकलकर जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो एक सूर्य की तरह चमका है, खलीजी, आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और एक बहुत हृदय से धन्यवाद नितेश दुबे जी का, डॉक्टर साहब का, जिन्होंने एक अपने आप में अनूठा प्रयास और भगीरथ प्रयास है ये, क्योंकि होम्योपैथी जैसा थोड़ी देर पहले नवाज साहब भी कह रहे थे, खलीजी ने भी कहा, और बहुत देर से तमाम हमारे बीच में बैठे डॉक्टर्स ने लगातार दोहराया है कि एक जादुई मेडिसिन है, लेकिन क्या करें साहब, ये कंज्यूमरिज्म का जमाना है, उपभोक्तावाद का, बाजार की दुनिया है, और बाजार की दुनिया में शायद होम्योपैथी पीछे है, एडवर्टीजमेंट की दुनिया में पीछे है, ग्लैमर नहीं अब तक होम्योपैथी के पास वैसा आया जैसा कि 100 साल पहले ग्लैमर था होम्योपैथी के पास। वो ग्लैमर 100 साल में कहीं घटा है, उसको रिवील करने की, उसको वापस लाने की कोशिश जो कर रहे हैं डॉक्टर साहब नीतीश जी, आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। होम्योपैथी के बारे में मैं अपनी बात ज्यादा देर इसलिए अब नहीं करूंगा क्योंकि काफी देर से आप सब बैठे हैं। नवाज साहब की शायद फ्लाइट काफी लेट हो गई, इसलिए कार्यक्रम को 4-5 घंटे लेट होना पड़ा, 4 घंटा लेट होना पड़ा। मैं भी काफी देर से यहाँ पर हूँ, सो इसलिए थोड़ी सी बातें हम कहेंगे अपनी। होम्योपैथी के बारे में बात शुरू करते वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि अभी एक सवाल नवाज साहब के सामने प्रतीक जी ने रखा कि ऐसा होता है क्या कि अचानक आप होम्योपैथी की शीशी उठाना चाहते हो, तो कहता है नहीं नहीं, इसकी जगह कोई एंटीबायोटिक ले लो या कोई इस तरह की ड्रग ले लो जिसको मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी कहते हैं। उसमें होम्योपैथी को थोड़ा समझना पड़ता है, ये अकेली दवाई है जिसे समझना पड़ता है थोड़ा सा। अगर आप होम्योपैथी को समझते नहीं है तो होम्योपैथी असर तो करती है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी धीमी धीमी असर करती है। और अगर आप समझ जाते हैं इसे, तो इससे इंस्टेंट तो कोई दवा है ही नहीं। एलोपैथी भी इतनी इंस्टेंट काम नहीं कर सकती जैसे होम्योपैथी काम करती है।
होम्योपैथी को समझने के लिए बहुत कुछ और समझना पड़ता है। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, एलोपैथी के जो मुरीद हैं उनकी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। दरअसल होम्योपैथी एक समंदर है, एक बहुत बड़ा समंदर है। एक कहानी है, बहुत सारे लोग यहाँ हमारे मुस्लिम बंधु होंगे, हो सकता है कुछ ईसाई होंगे तो पता होगी, लेकिन हिंदू जो लोग हैं उनको कम पता होगी। इब्राहिम एक नाम है पूरी दुनिया में, खासतौर पे भारत के बाहर जो एक व्यापक धर्म है, विस्तार जिसने लिया, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, इन तीनों के केंद्र में, इनकी शुरुआत में जो एक नाम आता है इसके पैगंबर का, उसका नाम है इब्राहिम। इब्राहिम की कहानी की खूबसूरती यह है कि इब्राहिम एक बहुत बड़े बुत तराश और बुत परस्त परिवार में पैदा हुए। एक ऐसे परिवार में जहां न केवल बुतों की पूजा की जाती थी बल्कि बहुत ही खूबसूरत बुत तराशे जाते थे। इब्राहिम छोटे थे और वो भी ऐसा समझते थे कि इन बुतों के अंदर खुदा है। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई बुत गिर गए। इब्राहिम लगातार कहते रहे, उठ जा, उठ जा, उठ जा, और वो बुत खड़ी नहीं हुई। इब्राहिम ने सारी बुतें तोड़ दी और तलाश करनी शुरू कर दी कि दरअसल वो खुदा है कहां जो बुतों को खड़ा कर सकता है, जिंदा कर सकता है, उसमें जिंदगी दे सकता है। यकीनन ये बुत नहीं है, ये चांद नहीं है, ये सितारे नहीं है, ये आफताब नहीं है। और आखिरकार वो एक नूर तक पहुंच गए, एक रोशनी तक पहुंच गए कि हाँ वो खुदा है जिसकी वजह से सूरज चमकता है, जिसकी वजह से चांद चमकता है, जिसकी वजह से सितारे चमकते हैं। और वो जो एक बुत परस्त और बुत तराश परिवार में, मूर्तियां बनाने वाले परिवार में पैदा हुआ जो बच्चा था, वो मूर्तियों के खिलाफ एक धर्म शुरू करता है, बुतों के खिलाफ, बुत परस्ती के खिलाफ खड़ा होता है और इस दुनिया को उस ताकत से जोड़ता है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन पूरी दुनिया को चलाती है, ऑपरेट करती है, उसे बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। कुछ ऐसा ही हुआ एक और बच्चे के साथ जो पढ़ाई करता है एलोपैथी में, पढ़ करके आता है एलोपैथी और एक एलोपैथी का बड़ा डॉक्टर बनता है। लेकिन एक रोज मलेरिया का इलाज करते करते उसे ऐसा पता लगता है कि ये जो कुनैन की गोली जो मलेरिया में इस्तेमाल की जा रही है, अगर इसे हम बिना बीमार व्यक्ति जिसको मलेरिया नहीं हुआ है उसे हम कुनैन खिला देते हैं तो उसके अंदर मलेरिया के लक्षण उभरने लगते हैं। उसने सोचा क्यों ना मैं इसे खा करके देखूं और उसने अपने शरीर पर उसका प्रयोग शुरू किया। उसने कुछ दिन कुनैन खाई, वो जब कुनैन खाता तो उसे मलेरिया के लक्षण आने लगते, फिर उसको खाता और कुछ दिन बाद ठीक हो जाता। तो इस तरह धीरे 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 उसने दूसरी दवाइयां भी जो एलोपैथी में इस्तेमाल होती थी बीमारियों में, उसका यूज अपने ऊपर करना शुरू किया। और एक दिन वो इस परिणाम पर आया कि हम जिस बीमारी से ग्रस्त होते, जिस कारण से हम बीमार पड़ते हैं, अगर उसी कारण को आपके शरीर में दोबारा ला दिया जाए एक सर्टेन पोटेंसी के साथ, ताकत के साथ, तो वही उस बीमारी को समाप्त कर देगा। और वो व्यक्ति है सैमुअल हिनमैन, एक एलोपैथी का डॉक्टर। जैसे इब्राहिम के लिए मैंने कहा बुत परस्ती से निकल कर करके वो एक ऐसी दुनिया तक पहुंचते जहां अदृश्य ताकत हमें ठीक करती है, चलाती है, जलाती है, ठीक वैसे हिनमैन एलोपैथी की दुनिया में बड़े होते हैं, लेकिन उसे छोड़ते हैं और एक नई पैथी, बिल्कुल नई पैथी पैदा करते हैं, होम्योपैथी, जिसका मतलब है जो रोग तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारा इलाज है। दरअसल होता भी यही है, जो तुम्हारी बीमारी है वही तुम्हारा इलाज होती है। भारतीय शास्त्रों में कहते हैं कि जो तुम्हारी कमजोरी है वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को जानना चाहते हो, स्ट्रेंथ ढूंढना शायद मुश्किल होता है, तो तुम अपनी कमजोरी को ढूंढ लो। वो तो हमेशा चित्कार करके बताती कि मैं यहां हूं। अगर तुम अपनी कमजोरी को खोज लेते हो तो तुम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को खोज लेते हो। अगर किसी आशिक की कमजोरी है उसके दिल में बसी मोहब्बत, तो वही उसकी मजबूती भी है। आप मजनू को याद ही नहीं करते अगर वो दीवाना नहीं हुआ होता, कोई रीजन नहीं था उसे याद करने का। आपके दिल में, आपके जहन में जो चीज कमजोरी है, मैं खली साहब के साथ, आप सामने आपके बैठे खली साहब,
ये जो आप लंबी कदकाठी देख रहे हैं, जो इनका शरीर का बल देख रहा है, ये किसी स्तर पे कमजोरी भी सिद्ध हो सकती थी, लेकिन खली साहब ने उसे स्ट्रेंथ में बदल दिया और आज दुनिया के अंदर एक अचंभा है, एक अचरज है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को आप देख रहे हैं, यकीनन राजेंद्र कुमार जैसे नहीं दिखाई देते, यूसुफ खान साहब नहीं दिखाई देते, राजेश खन्ना नहीं दिखाई। जब ये आए उस समय तो एक से एक चमकदार और चॉकलेटी चेहरे, जो कि डॉक्टर साहब बनाते हैं, चमकदार ग्लोइंग फेसेस, यू नो, वो वाले चेहरे कब चमक रहे थे। ऋतिक रोशन, रणबीर, कैसे कैसे नाम थे सारे के सारे। उसके बीच में अचानक एक लड़का आता है और वो भी बिल्कुल देहाती लुक में 80 के दशक के कपड़े पहने हुए, और वो झील के किनारे बैठ करके आई लव यू भी बोलने की एक नई अदा से आई लव यू कहता है अपनी हीरोइन को, देश पागल हो जाता है। जिसको आप वीकनेस कह रहे थे वो स्ट्रेंथ है। मैं ये बता रहा हूं कि होम्योपैथी जिस सूत्र पर काम करती है, उस सूत्र के जिंदा सबूत अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है होम्योपैथी के। होम्योपैथी लेते हैं या नहीं लेते ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये वो सूत्र समझते हैं कि जो तुम्हारा वीकनेस है, जो तुम्हारी कमजोरी है, वही तुम्हारा बल बनेगा। होम्योपैथी के संदर्भ में मैं, चूंकि बड़ी ये समंदर में उतार दिए जाने वाली बात है, किसी दिन मुझे पैसे लेकर के जब बुलाएंगे डॉक्टर नीतीश, तो मैं 2-3 घंटे का प्रवचन होम्योपैथी पर दूंगा। लेकिन अभी मैं होम्योपैथी के बारे में जो कहना चाहता हूं, भारत में पूरी प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना गया है। 3 महत्वपूर्ण गुणों से प्रकृति बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये भारत की नितांत अपनी खोज है। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब है, जितनी भी सोच है, उन सब में एक ईश्वर है, फिर उसकी ताकत है, उससे फिर ये कायनात चलती है। लेकिन भारत ने थोड़ा ज्यादा छिद्रान्वेषण किया है, छोटी छोटी चीजों को खोजा है, और उसने ये पाया, जैसा भगवान ने गीता में उद्घोष करते हुए कहा कि ये संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मैं भारतीय दर्शन को जब समझने लगा तो मैंने ये बात जानी कि दरअसल जीवन में जितने भी प्रश्न होते हैं, अगर तुम उसका उत्तर अपनी मानवीय बुद्धि से खोजोगे तो वो हमेशा 3 उत्तरों में तुम्हें मिलेगा, हमेशा। वो एक नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य के पास किसी भी समस्या से निकलने के 3 समाधान आते हैं, उसके सामने हमेशा 3 आते हैं। एक, उसके नकारात्मक तरफ, यानी उस घटना को स्वीकार कर ले, दूसरा उसके विरुद्ध चला जाए, और तीसरा तटस्थ हो जाए, दोनों के मध्य हो जाए। दरअसल हमारे यहां कहते हैं जो देवता हैं वो सतोगुणी होते हैं, जो दैत्य हैं वो तमोगुणी होते हैं, और जो मनुष्य हैं वो रजोगुणी होते हैं। इत्तेफाक से हमारे पास 3 और भी ज्ञान की विधाएं हैं। एक है मंत्र की विधा, एक है यंत्र की विधा, और एक है तंत्र की विधा। जो तमोगुणी है उसके लिए तंत्र की विधा, जो रजोगुणी है उसके लिए यंत्र की विधा, और जो सतोगुणी है उसके लिए मंत्र की विधा। अब चिकित्सा में अगर मैं आकर इसे बोलूंगा तो मंत्र की जो विधा है, जो सतोगुण की व्यवस्था है, वो है आयुर्वेद की व्यवस्था। इसलिए आयुर्वेद का जो शिखर काल है वो आप कब देखते हैं, जब संसार में ज्यादा से ज्यादा सात्विक लोग हैं, क्योंकि आयुर्वेद आप पे काम ही तब करेगा जब उसका पथ्य, अगर आप उसके पथ्य के साथ नहीं चल रहे हैं, उसके नियम और नीति और अनुशासन के साथ नहीं चल रहे हैं, तो वो समस्या बन जाती है। योग के साथ भी यही होता है। अच्छा, जिन लोगों को बहुत आवश्यक बात करनी है, जिन्हें ऐसा लगता है कि संसार उनके बातचीत के बिना रुक जाएगा, तो कृपया बाहर चले जाएं, अथवा मुझे क्या, मैं बंद कर दूं। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, बच्चों को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाकियों को मैं कह रहा हूं। सत्वगुणी, अगर आपकी सतोगुणी प्रवृत्ति है, अगर आप में तपस्या है, तपोबल है, तो आपके लिए आयुर्वेद से अच्छा कोई इलाज नहीं है। मैं समझता हूं इस बात को। और यदि आपकी तामसिक वृत्ति है, पूरी तरह से आताताई वृत्तियां हैं, आप नशे में गिरे पड़े हैं, आपके जीवन में कोई ऊर्जा नहीं है, उत्साह नहीं है, ऐसे में आपको एलोपैथी या तंत्र की व्यवस्था काम करती है। लेकिन अगर आप मानवीय गुणों से भरे पड़े हैं, जहां पर थोड़े
ना मैं भगवान हूं ना मैं शैतान हूं, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूं। अगर आप इस वाले मध्यम मार्ग पर खड़े हैं, बीच में कहीं खड़े हैं, तो आप रजोगुणी हो जाते हो। उसके लिए यंत्र की प्रक्रिया है और मैं होम्योपैथी को यंत्र की तरह देखता हूं। अगर आप में से किसी ने यंत्र को देखा होगा, और यंत्र तो आपसे इस्लाम में भी है, आपके यहां भी है, ईसाइयों में भी है, सिखों में भी, सब पे है। दम फूक करके मौलाना साहब कुछ एक हर्फ लिखते हैं और एक क्रॉस बनाते हैं, कागज में देते हैं और एक ताबीज में भर देते हैं, भूत भाग जाता है, इन्फेक्ट भाग जाता है। आप मानो ना मानो, ऐसा ही पंडित जी भी करते हैं। एक यंत्र लिखते हैं, कुछ कारखाने बनाते, कुछ नंबर्स लगाते, और एक ही तरह का यंत्र कई 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 समस्याओं को दूर करता रहता है। ठीक यही सारे गुण होम्योपैथी में होते हैं। अगर आप होम्योपैथी की मेडिसिन को लेकर के लेबोरेटरी में चले जाइए और आपको कहा गया इसमें आर्सेनिक आपको दी गई है, आर्सेनिक मिलेगी नहीं। आपको लेबोरेटरी के अंदर आर्सेनिक ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, आपको आर्सेनिक का एक कतरा नहीं मिलेगा। मगर मजा यह है कि आर्सेनिक की जो ताकत है वो उस जरा सी मीठी गोली के साथ आपके अंदर उतर जाएगी और फिर वो आपको वही सारे फायदे देगी जो आर्सेनिक को उस वक्त देना है। ठीक इसी तरह से आपको जो है बेलाडोना अगर आप ले रहे हैं, या कैलेंडुला ले रहे हैं, या टेरेंटुला ले रहे हैं, आप तो टेरेंटुला की का जहर नहीं आपको दिया जा रहा, लेकिन उसके अंदर से जो तत्व निकलेगा वो आप पर काम करेगा। अच्छा जी, ये काम कैसे करता है? कैसे? पानी की बोतल, आपको पता है यूरोप और अमेरिका में, जहां से जिस यूरोप से निकल करके जर्मनी से ये हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में ये दवा फैल गई, बड़े से बड़े देश जर्मनी को छोड़ दे तो ज्यादातर होम्योपैथी को प्लेसिबो कहते हैं। वो कहते ही नहीं कि जी ये कोई मेडिसिन है, वो कहते हैं बस आपका ख्याल है और आपको ठीक करे। एक बार मुझे किसी ने जेएनयू में कहा था कि ये तो प्लेसिबो है गुरुजी, इसको खाने से क्या फायदा, ठीक तो हो जाते पर दवा तो नहीं होती। मैंने कहा तुम्हें ठीक होने से मतलब ये जानने से मतलब ये प्लेसिबो है या इसके अंदर मेडिसिन। मतलब हमें इस तरह से हमें कंज्यूमरिज्म का जो मार्केट है, ये जो हमको इस तरह से इसने मोटिवेट किया है कि हमको दवा में दवा चाहिए, हमें ठीक होने से मतलब नहीं है, हमको दवा में दवा चाहिए। व्हाट इज दिस? हमें ठीक होने से मतलब है। और यहां पर मैं इसलिए सवाल कह रहा हूं चूंकि आप में से ज्यादातर मुझसे ज्यादा विद्वान है इस विषय में, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बताने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि ये सवाल होता है कि जब दवा है ही नहीं उसके अंदर, और इसलिए अमेरिका ने इसको प्लेसिबो कहा क्योंकि उसमें मेडिसिन मिली ही नहीं। उन्होंने कहा जब कोई तत्व इसके अंदर है ही नहीं तुम इसको दवा कैसे मान ले? दरअसल जब आप भारतीय, और ये समय जब इनमें आ रहे हैं तब तक मैं एक बात जरूर कोट करूंगा कि जर्मनी के अंदर तब तक उपनिषद और भारतीय पुराणों और वेद का प्रचार होना शुरू हो चुका था। मैक्स मुलर, शोपेनहावर सभी धीरे धीरे आ चुके थे भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ, और पूरा यूरोप उससे चमत्कृत हो रहा था। हिंदुस्तान उससे चमत्कृत नहीं हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एक ऐसा खोजी व्यक्ति तो जरूर चमत्कृत होना चाहिए। और भारत के पास बहुत कुछ है, सैद्धांतिक रूप से तो बहुत कुछ है, शायद इसका इंप्लीमेंट ना हुआ हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बहुत कुछ है। क्योंकि भारत ने सबसे अधिक कवि पैदा किया, नामिका जी। अभी के कवियों के साथ समस्या है, अभी तो कवि नहीं तुकबंदी ज्यादा आपको मिलती है, लेकिन भारत ने कवियों का एक पूरा एक समूह पैदा किया। पूरी दुनिया में इतने कवि नहीं पैदा हुए जितने कि भारत में कवि पैदा। दरअसल पहले ऋषि होने की शर्त होती थी तुम्हारा कवि होना, इसलिए आप सबको, डॉक्टर साहब सबको पता होना चाहिए कि भारत में वैद्य को कविराज भी बुलाते हैं, क्योंकि एक वैद्य को 3 गुणों से युक्त होना चाहिए था। उसको दार्शनिक होना चाहिए था, उसको ज्योतिषी होना चाहिए था, उसको औषध ज्ञान होना चाहिए था। अगर आप होम्योपैथी की परंपरा को समझते हैं तो हिंदमैन ने भी इन तीनों शर्तों को रखा है, और हिंदमैन की किताब इन तीनों चीजों का जखीरा है। वो ज्योतिष का ग्रंथ भी है, वो एक दार्शनिक ग्रंथ भी है, और साथ साथ उसमें औषधि भी है। अगर एक होम्योपैथी का डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर है तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है अपने मरीज को ट्रीट करना, क्योंकि होम्योपैथी चरित्र का इलाज करती है, वो किसी बीमारी का इलाज नहीं करती है। एक होम्योपैथी का डॉक्टर मनोवैज्ञानिक होता है। एक होम्योपैथी का डॉक्टर आपको सिर्फ बातों से ठीक कर सकता है, सिर्फ बातों से ठीक कर सकता है। यह प्रामाणिक रूप से सत्य है, क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत है जो यह कहती है
कि तुम्हारी आधी तकलीफ सिर्फ तब ठीक हो सकती है अगर कोई तुम्हारी बात ठीक से सुन ले। और होम्योपैथी में गुण होती है, वो आपको सुनता है, आप बताते हैं कि मुझे जमीन से उड़ती हुई एक मछली दिखाई दे रही है आसमान की तरफ, डॉक्टर कहता है बिल्कुल दिखाई दे रही है, और बताओ मछली ऊपर जाके किसे खा रही है, दूसरी मछली उसे मिल रही है। ये एक कंफर्ट जोन क्रिएट करता है। तो सवाल ये है कि होम्योपैथी काम कैसे करती है। तो भारत में एक सूत्र है कि 5 तत्वों से ये संसार बना है और पांचों के पांचों तत्व जीवित हैं। आकाश देवता है, पृथ्वी देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है और वरुण यानी जल देवता है। उसमें भी अगर ऋग्वेद के अंदर सबसे अधिक प्रधान और शक्तिशाली कोई देवता बनकर के आता है तो वह है वरुण, जल। क्योंकि भारतीय पुराण कहते हैं कि पानी को सब याद रहता है, इसलिए इत्तेफाक नहीं है कि भारत के सारे तीर्थ जल के किनारे बनाए गए। तीर्थ का मतलब ही होता है जो बहते हुए जल के किनारे है, और होम्योपैथी इसी जल पर टिकी हुई है। इसे कहते हैं मेमोरी ऑफ वाटर। हेनमैन ने यह जाना कि पानी याद रख सकता है। अगर तुमने पानी के अंदर कोयला बुझा दिया है तो पानी को याद है कि उसमें कोयला बुझा है। अब उस एक बूंद पानी को तुम 10 लाख बूंद के साथ मिला दो, वो और ताकत से चिल्ला करके कहेगा कि हाँ इसमें कोयला बुझा हुआ है। जब तुम कोई आधुनिक दवा लेते हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा विष दिया जाता है तुम्हारे ठीक होने के लिए, और कहते हैं ये हैवी डोज है। अगर आप 1600 mg की दवा खा रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जहर है। लेकिन होम्योपैथी ठीक उलट करके चलती है, वो जितना कम करती जाएगी अपने जहर को, उसकी पोटेंसी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, उतनी हाई होती जाती है। एक नॉर्मल होम्योपैथी का नौसिखिया डॉक्टर आपको 30 नंबर और 200 नंबर की दवाई देता है, लेकिन एक जो सॉलिड डॉक्टर होता है पहली बार में 1 ml आपके जबान में डाल देता है, कहता है जाओ 6-7 साल के लिए मजे काटो। ये चमत्कार है होम्योपैथी का, ये जादू है होम्योपैथी का। मैं इस बात से खुश हूं कि होम्योपैथी के लिए इस तरह की एक महफिल, इस तरह की खूबसूरत कॉन्फ्रेंस सजाई गई है, जहां पर इतने एफर्ट करके किस किस तरह से इन्होंने किया होगा। निसंदेह जैसा अनामिका जी के बिल्कुल सही कह रही थी कि अगर आप इतना लीक से हट करके कोई काम करना चाहेंगे, ये बिजनेस के तो और भी रास्ते हो सकते थे। नवाजुद्दीन साहब से एडवर्टीजमेंट करा लेते अपनी कंपनी की, वो उनको सस्ता पड़ जाता। लेकिन इतना सारा एफर्ट करके उन्होंने अगर आप सबको जुटाया है, यहां जुटाया, दुबई में जुटाया, देश के दूसरे कोने में, और अभी मैंने उनका सपना सुना कि जर्मनी में वहां पे जाकर के हम ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए ऐसे इंसान की तरफ। और आपके लिए मुझे मजरू साहब का वो एक शेर याद आता है कि दिल से जो मैं अकेला ही चला जाने दे मंजिल को, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो यकीनन आपका कारवां बनेगा। होम्योपैथी के बारे में मैं जो आखिरी 2 बातें और बात, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है आप सबको, इसलिए बस आखिरी 2 बातें मैं कह रहा हूं कि ये मेमोरी ऑफ वाटर पे काम करती है, पानी को याद रहता है। और इत्तेफाक से नवाजुद्दीन साहब मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि खाक से आप नहीं बने हैं, आप बेसिकली पानी से बने। ये मेडिकल फैक्ट है कि आप पानी से बने हैं। आपके निर्माण में पानी की सबसे बड़ी भूमिका है, और होम्योपैथी की खासियत यह है कि वो आपको ठीक उसी तत्व से ठीक करना चाहती है जो प्रधान तत्व आपके शरीर में चल रहा होता है। पानी की इस अहमियत को रहीम दास बहुत पहले समझ के कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूर, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। ये समंदर जैसा विषय है, इस पर बहुत लंबी बातचीत होनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि कभी आप जब इस पर सीरियस कॉन्फ्रेंस रखें, बच्चे जब नहीं अलाउ हो तो जरूर मुझे बुलाइएगा। लेकिन आप सबको निसंदेह जिस पथ पर चल रहे हैं उस पर चलना चाहिए। और भारत सरकार को भी मैं ये अपील करूंगा, मंत्री जी चले गए लेकिन उनके मित्र यहां पर हैं, मैं कहूंगा कि कैदियों के यहां किरण बेदी ने योग और साज सज्जा और इन सब चीजों का प्रवेश कराया तिहाड़ जेल में। यदि सरकार भारत के सभी जेलों में होम्योपैथी के डॉक्टर्स नियुक्त करे
और क्लासिकल होम्योपैथी अगर शुरू करें तो यकीनन मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कैदियों को समय से पहले उसे बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वो परफेक्ट इंसान बन चुके होंगे। अगर ये आर्मी में अपने आप कंपल्सरी करे तो सेना को बहुत मदद मिलेगी कई तरह के स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर। यहां तक कि एंटी नेशनल लोगों को भी अगर होम्योपैथी के 2-4 डोज खिला दिए जाए तो शायद नेशनलिस्ट हो जाए, ऐसी भी कोई दवा आप लोग खोजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है वक्त काफी हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल नीतीश जी को ही बुलाऊंगा। अच्छा, ठीक है, जैसा आप बताएं बिल्कुल वैसा ही होगा। कितना आसान होता है पत्रकार की तरफ इशारा कर देना, वो आपके मित्र हैं। आजकल के जमाने में जब पत्रकारों पे तमाम सारे लोग कह रहे हो ये बहुत अच्छा है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक शेर है, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि आज मुझे बैठे बैठे वो ध्यान आया और होम्योपैथी पे बात हो रही थी। जिनको मालूम नहीं दुआ का मतलब, जिनको मालूम नहीं दुआ का मतलब, वो हमें खाक बताएंगे खुदा का मतलब। जिन्हें मालूम नहीं दुआ का मतलब, वो हमें खाक बताएंगे खुदा का मतलब। और बातचीत का जिक्र बहुत होगा, तो मैं चाहता हूं कि अवार्ड का वक्त भी है, अवार्ड है, लेकिन मैं नीतीश जी बिल्कुल एक छोटी सी टिप्पणी, वेरी क्विक, पीछे बैक स्टेज पे तब तक फॉर्मेशन हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि वो बताएं आप जो बात नवाजुद्दीन भाई कह रहे थे और जिसका जिक्र कर रहे थे और जिसको की पूरी रूपरेखा इस वक्त आचार्य जी ने खींच दी है। जी वेरी क्विक। वो उन्होंने कहा था कि नींद जो है रात भर क्यों नहीं आती, गालिब का शेर है लेकिन वो उन्होंने क्यों नहीं कहा था, लेकिन है शेर। एक बहुत बड़ी बात है कि नींद और ख्वाब कभी दुनिया में किसी का पूरा नहीं हुआ है। जैसे आज आप सोचते हैं तो कल फिर नींद चाहिए। जैसे आज हम लोगों का ख्वाब था यहाँ पर कि बनारस काशी की नगरी में हम लोग होम्योपैथी गौरव सम्मान करें। अब हमारा ख्वाब आज आप लोगों के उत्साह को देख के यही हो गया है कि जर्मनी में हैनीमैन की धरती में हम लोग यही कार्यक्रम करेंगे, भारत होम्योपैथी गौरव सम्मान करेंगे। तो नींद और ख्वाब का जो तालमेल है वो बड़ा ही विचित्र है। नवाजुद्दीन सर, चूंकि ऐसे नवाजुद्दीन सर को बुलाने का यहाँ पर सबसे जो प्रमुख बात रही वो कि नवाजुद्दीन जी ऐसे जगह से आते हैं, सिर्फ एकदम होम्योपैथी वाली स्थिति है। ये ऐसे एक्टर हैं जो कि धरती का सीना चीर के बाहर निकले हैं। जैसे कि अभी सुबह के डिनर में चर्चा हो रही थी कि गेहूं है, उस पर पानी पड़ा, अंकुरित हुआ और फ्रिज में रख दिया गया तो मर जाएगा, उसको मिट्टी नहीं मिलेगा। लेकिन बिना मिट्टी के ये ऐसे गेहूं के दाने हैं जिन्होंने मिट्टी नहीं मिला, पानी भी नहीं था, किसी तरह से नमी को खींच के अपनी ऊर्जा को, अपने कलाकारी से इन्होंने धरती को चीर के लिए निकले हैं। और इसी तरह से होम्योपैथी के भी जितने लोग हैं, सरकार का सहयोग नगर में रहा है, प्रचार का माध्यम बहुत कमजोर है, मीडिया तंत्र बहुत कमजोर है, सब मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। और इन सब ने जो यहाँ पर होम्योपैथी गौरव सम्मान लेने आए हैं, सब एक तरह से अपने अपने शहर के नवाजुद्दीन सिद्ध किए हैं। वाह क्या आवाज है, वाह वाह, सीना चीर के आए हैं, बहुत अच्छा का प्रदर्शन कर लोगों ने, वाह वाह वाह। वहां पर ऐसे होम्योपैथी के रंगबाज यहाँ पर जुटे हैं और ये और ऐसे व्यक्ति के हाथ से अवार्ड लेना जो एकदम साधारण से परिवार से आता है, एकदम होम्योपैथी वाले रूप से जाता है। और पूरे देश में अगर एक्टिंग की बात करें, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक्टिंग का अगर मतलब होता है तो मिडिल क्लास लोगों के लिए जो अपने दिल से कनेक्ट करते हैं और देश विदेश के अमिताभ बच्चन हम लोग इनको कहते हैं। ताकि तब तक वो बेटी की बुढ़िया में कह दिया, उन्होंने जो कहना था उसे तब तक असर हो गया। जी अवार्ड के लिस्ट को लेके आ गई है हमारी सहयोगी जी। हेलो जी मैडम ये डॉक्टर सलीम से स्टार्ट कीजिए यहाँ से। नहीं, ये तो हो चुका है।
ये बीच में हो चुके हैं, ये सलीम हो चुके हैं नहीं सलीम छूट गए हैं, अच्छा वैसे छूट गए इनको ये हो चुके हैं सलीम के बाद यहाँ से। अच्छा सलीम जी को बुलाना हाँ ओके। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जो अवार्ड की श्रृंखला थी उसको भी आगे बढ़ाते हैं, सम्मान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। मैं पहला नाम लेती हूँ डॉक्टर सलीम जी को, वो आए मंच पर सम्मान के लिए। डॉक्टर सलीम जी चाहिए क्योंकि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट तमाम लोगों में ऊर्जा प्रदान करेगी। जैसे होम्योपैथी की बूंदों को पोटेंटाइज किया जाता है, तालियों की गड़गड़ाहट से इन चिकित्सकों का मनोबल पोटेंटाइज होगा और तालियों की गड़गड़ाहट बरकरार है। धन्यवाद। तालियां होती रहनी चाहिए। और मैं अगला नाम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अवधेश द्विवेदी जी का। आप लखनऊ से हैं सर, आप मंच पर आए। डॉक्टर सागर होंगे इसके बाद। और मैं अगला नाम भी आमंत्रित कर देती हूँ ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके। डॉक्टर सागर है इलाहाबाद प्रयागराज से। जोरदार तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, बराबर सदन में तालियां गूंजती रहनी चाहिए। आपके सामने इतने बड़े बड़े अतिथि हैं और इतना अच्छा सम्मान समारोह चल रहा है, तो बार बार मुझे तालियां मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डॉक्टर सागर जी डॉक्टर मेराज अंसारी जी और इनके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आप दोनों मंच पर आ जाएं। डॉक्टर मेराज अंसारी जी और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। डॉक्टर मेराज अंसारी जी होम्योपैथी लीगल नाम से अपनी वेबसाइट चलाते हैं और होम्योपैथी के न्यूज लोगों तक पहुंचाते हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो उनके। डॉक्टर मेराज जी भदोही से आते हैं और डॉक्टर जितेंद्र कुमार आप गाजीपुर से आते हैं। डॉक्टर आशीष वर्मा और डॉक्टर शिबली मजहर। डॉक्टर आशीष वर्मा आप लखनऊ से आते हैं और डॉक्टर शिबली मजहर आते हैं नानपुरा से, ननपारा से, सॉरी। आइए। सुबह से अनामिका जी जोड़े जोड़े का नाम ले रहे हैं, तो मैं भी अब जोड़े के साथ ही बुला रही हूँ सभी डॉक्टर्स को सम्मान के लिए। डॉक्टर आशीष गुप्ता जी और डॉक्टर अभिमन्यु पांडे और साथ में उनको रिद्धि पांडे जी को भी आमंत्रित करती हूँ। बिना किसी भूमिका के, क्योंकि हमारे पास लिस्ट लंबी और हमारे कार्यक्रम का भी हम देर से चल रहे हैं, तो हमें कार्यक्रम को भी जल्दी से आगे बढ़ाना है, तो मैं जल्दी नाम ले रही हूँ, तो आप सभी लोग तैयार रहेंगे। आशीष गुप्ता जी, डॉक्टर अभिमन्यु पांडे और डॉक्टर रिद्धि पांडे जी, आइए। मदन श्री राजेंद्र प्रसाद जी आ रहे हैं, चंद्रशेखर। और अगले दो नाम भी मैं आमंत्रित कर देती हूँ, डॉक्टर रितु सिंह और डॉक्टर प्रिंस आजाद जी। डॉक्टर अभिमन्यु पांडे जी
तालियां बजाइए आप। मैडम थोड़ा सा दीजिएगा। प्रिंस आजाद को दे दिए हैं, बुला दिए हैं। बुला दिया? अभी नहीं बुलाया। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। रितु जी हैं? हाँ, सब लोग। डॉक्टर रितु सिंह और डॉक्टर गौरव मोगिया जी, ये आप तब तक हम इसको ठीक कर देते हैं। ठीक। डॉक्टर रितु सिंह और डॉक्टर गौरव मोगिया जी। प्रिंस जी को बुलाइए, डॉक्टर प्रिंस को बुलाइए। ठीक है, प्रिंस जी को बुलाइए, डॉक्टर प्रिंस। और डॉक्टर प्रिंस आजाद जी, आप तीनों मंच पर आने का प्रयास करें। प्रिंस जी बोलिए। गौरव गौरव डॉक्टर गौरव मोगिया जी। चले गए। डॉक्टर नित्यानंद जी, आप मंच पर आइए सर। डॉक्टर नित्यानंद जी। डॉक्टर CBT पांडे। रविंद्र जैन एक को बोल दीजिएगा, रविंद्र जैन। डॉक्टर CBD पांडे जी। डॉक्टर नित्यानंद जी। रविंद्र जैन आगरा से, रविंद्र जैन आगरा से, सॉरी जयपुर से, रविंद्र जैन जयपुर से। डॉक्टर रविंद्र जैन जयपुर से। आप आंखों से देखिए और हाथों से तालियां बजाइए, क्योंकि इतने सन्नाटे के साथ सम्मान समारोह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर उपेन मणि त्रिपाठी। डॉक्टर हेमंत श्रीवास्तव जी, कृपया मंच पर आए। डॉक्टर देवदूत सिंह तमर, डॉक्टर मनमोहन गुप्ता जी, मंच पर कृपया पधारें। तालियां बजाइए भाई, बार बार मैं कहूंगी तालियां बजाइए। आपकी तालियां क्यों घट रही हैं? तालियां बजाते रहिए। आपके हाथ थमने ही नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार सम्मान चलना है। डॉक्टर मनमोहन गुप्ता जी, आइए सर। तालियां। डॉक्टर इकबाल राणा जी, डॉक्टर पीयूष शुक्ला जी। इकबाल राणा जी का कार्ड जी वो है नहीं, पीयूष शुक्ला। हाँ हाँ। डॉक्टर पीयूष शुक्ला जी, डॉक्टर नेहा गुप्ता जी, आप दोनों कृपया मंच पर आए। मैं तालियां बजा रही हूँ, शायद आपको याद आता जाए बीच बीच में। एच अंसारी छूट रहे हैं, एच रितु सिंह छूट रहे हैं। बोला था बच्चे बुला लो। डॉक्टर नित्यानंद जी, कृपया मंच पर आए। डॉक्टर नित्यानंद जी। डॉक्टर नित्यानंद जी।
दीक्षा कटियार जी, डॉक्टर स्वप्निल सोनी, डॉक्टर दीक्षा कटियार जी, डॉक्टर एस गुप्ता जी, डॉक्टर एस गुप्ता जी, डॉक्टर मनोज कुमार दुबे जी, हेमंत श्रीवास्तव छूट रहे हैं। हेमंत श्रीवास्तव आवाज तो दी थी। हो गए? हाँ, आ गए। आ गए थे, छोड़ दीजिए। डॉक्टर मनोज कुमार दुबे जी, डॉक्टर मनोज कुमार दुबे जी, डॉक्टर जावेद अहमद जी, डॉक्टर जावेद अहमद जी, डॉक्टर अमन यादव जी। मैं जिनका भी नाम ले रही हूँ फटाफट आप मंच तक आने का प्रयास करें। डॉक्टर अमन यादव जी, डॉक्टर पवन दुबे जी, डॉक्टर प्रदीप यादव जी मंच पर आए, डॉक्टर अभिउदय मौर्य जी, डॉक्टर अभिउदय मौर्य जी, इसके बाद ये इधर चलेगा, वो खत्म हो जाएगा तब। डॉक्टर शौर्य यादव, ये बिहार के हैं, इतने डॉक्टर शौर्य यादव, और 2-12 बस ज़्यादा है ट्रॉफी, वो हो जाएगा। डॉक्टर रफत आलम जी, वो कटा हुआ था, काट दीजिए रफत आलम। डॉक्टर आदित्य कुमार जी, कुमार राजीव रंजन सिंह संग्रामपुर। आप उसे थोड़ा सा यहाँ पे रहिए। नहीं, हाँ, इसलिए कि मेरा लिखा हुआ। डॉक्टर राजीव रंजन जी संग्रामपुर, संग्रामपुर से, तो रुक जाइएगा, ये लोग मेरे साथ तो गैदरिंग हो जाएगा। गुंजन कुमार, डॉक्टर गुंजन कुमार लखीसराय। इन लोगों को करीब भीड़ होती है। शौर्य यादव हो गए थे इधर, सबको टिक मार के आप कर दिए हैं ना? मैंने टिक कर दिया। आदित्य कुमार हो गए थे। आदित्य नाम तो सबका बोल दिया था, सभी आए हैं। देखते जाइए कि हो रहा है, आप तो आवाज़ कीजिए, वो लोग आके। डॉक्टर गुंजन कुमार जी लखीसराय, लखीसराय से, सुभाष कुमार है, हो गया। छोड़ दिया, हाँ आए तो लेट से आए, रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी में जल्दी छोड़ जाएगा। हाँ, राजीव जी, हाँ राजीव रंजन, लखी आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। सभी को फोटोज मिल जाएंगे, फोटोज मिल जाएंगे, बोलिए सबको सभी को फोटोज मिल जाएंगे। आप फोटोज के लिए परेशान मत होइए, आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। आप लोगों से अनुरोध है। डॉक्टर सुभाष कुमार जी, आप लोगों से गुजारिश है कृपया बैठ जाएं। राजीव रंजन कुमार, कुमार राजीव रंजन नहीं, वो सिंह है, ये कुमार राजीव रंजन अरवल से। हाँ बुला रहे हैं, डॉक्टर रितेश कुमार माथुर है भाई, नाम पहले ले हैं। डॉक्टर रितेश माथुर, ठीक, चुप रहिए, हो गई। विशाल कुमार जी नहीं, विशाल कुमार गुप्ता जी गए, ये हो गए, कीजिए। हाँ, अब राजीव रंजन, डॉक्टर राजीव रंजन कुमार जी, अरवल से राजू रंजन जी,
अरवल से। अरवल से राजू रंजन। राजू रंजन राजू रंजन जी अरवल से। डॉक्टर रितेश कुमार माथुर। हाँ आ गए। एक मिनट रुक जाइए। उसके बाद कर दीजिए डॉक्टर जमीर हसन। डॉक्टर जमीर हसन। वो करवाइए ना। डॉक्टर जमीर हसन जी पटना से। पटना से। डॉक्टर जमीर हसन जी पटना से। देखिए ना जाके वहाँ। डॉक्टर परमजीत प्रभाकर। हाँ अभी रुक गई ना, ट्रॉफी है कि नहीं देखना पड़ेगा ना। परमजीत प्रभाकर। डॉक्टर परमजीत प्रभाकर जी हाजीपुर से। मिल गया। उन लोग से बुलवाइए, उन लोग को बोलिए हाँ वापस ले वहाँ को बोलिए ना। हाँ तो वहाँ दीजिएगा तब ना वहाँ देगा। डॉक्टर नीरज कुमार जी। नीरज कुमार वैशाली। वैशाली से। डॉक्टर नीरज कुमार जी वैशाली से। डॉक्टर नीरज कुमार जी वैशाली से। दो नाम और हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार पटना से। रुक जाइए थोड़ा सा रुकिएगा। रजत द्विवेदी और डॉक्टर राजू दो डॉक्टर बबलू ठाकुर जी पटना से। रजत द्विवेदी डॉक्टर बबलू ठाकुर जी पटना से। और डॉक्टर राजू कर दो। अच्छा डॉक्टर राजू। डॉक्टर रजत द्विवेदी डॉक्टर राजू। तांगे डॉक्टर संजय। संजय। डॉक्टर राजीव द्विवेदी जी पटना से। हाँ रजत द्विवेदी। रजत द्विवेदी। डॉक्टर रजत द्विवेदी पटना से। डॉक्टर रजत द्विवेदी जी पटना से। डॉक्टर राजू जी हलीम कॉलेज। डॉक्टर राज। हाँ 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 अच्छा डॉक्टर राजू। डॉक्टर संजय जी। राजू दरभंगा। डॉक्टर राजू जी दरभंगा से। डॉक्टर राजू जी दरभंगा से। बस हो गया नाउ से स्टॉप कर दो ये फिर वो हो गया बस हो गया लास्ट है डॉक्टर और अब सम्मान समारोह में सबसे अंतिम नाम मैं बुलाने जा रही हूँ। डॉक्टर अक्षरा जी। डॉक्टर अजय द्विवेदी को देते ना पहले मिल गया। डॉक्टर अक्षरा जी। बस हो गया लास्ट। और इसी के साथ जोरदार तालियां सम्मान समारोह के समापन के लिए। हाँ हाँ आमंत्रित कीजिए, रिक्वेस्ट है नीतीश जी। और अब कार्यक्रम के अंत में जो जिनके सहयोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और अब मैं कार्यक्रम के नीतीश जी आके बात करेंगे। और अब मैं आमंत्रित करने वाली हूँ उनको जिनकी वजह से हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। अब कृपया बैठ जाइए फिर से और प्रतीक जी को गुजारिश करेंगे कि फिर से एक बार आए मंच पर। मैडम एक नाम छूट गया रतन शुक्ला जी का। क्या छूटा तो क्या एक छूट रहा है आप लोग क्या है? रतन शुक्ला लिखा हुआ था, कहाँ छूटा? आप लोग का हर रतन शुक्ला वाराणसी। बांध के रतन शुक्ला जी को बोलिए, रतन शुक्ला वाराणसी। एक नाम हमारे बीच में से रह गया सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रजत शुक्ला जी
वाराणसी से डॉक्टर रजत शुक्ला जी, अगर हमारे बीच में है तो प्लीज मंच पर आए, डॉक्टर रजत शुक्ला जी। और इसी के साथ मैं मंच प्रतीक भैया को डॉक्टर रजत शुक्ला जी प्लीज आइए डॉक्टर शुक्ला। मैं डॉक्टर नीतीश को बुलाना चाहूंगा कि स्टेज पर आए हो आगे। और हालांकि बातचीत का सिलसिला एक बार टूट जाए तो जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जहां खली हो और नवाजुद्दीन हो वहां पे फिर से जोड़ा जा सकता है। और आप सारे लोग सुनना चाहते हैं, इस बात की तस्दीक तभी हो सकती है जब आप अपने तालियां जो है बजा के बताएंगे कि सुनना चाहते हैं या नहीं। और ये बात गलत है कि जो हमेशा कहती नहीं कि तालियां बजाइए बजाइए और ताली ना बजा पाए तो बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवाज भाई, बातचीत चल रही थी तमाम सारी चीजों की, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में तो जुड़े हैं आप, और वहां पर स्वस्थ रहना और फ्रेश रहना ये बहुत जबरदस्त चीज है कि फेस पे फ्रेशनेस रहे। और खली भाई आपके प्रोफेशन में तो ये है कि बिल्कुल जो है तंदुरुस्त होने के साथ साथ आप जो है कहीं अगर वक्त में जा रहे हैं तो उससे पहले यू शुड लुक वेरी फ्रेश। तो दोनों चीजें वहां पे मोटे तौर पर लागू होती हैं। और नीतीश साहब ने जहां पे छोड़ा था, सब खैरियत हो? नीतीश जी ने जहां पे छोड़ा था कि चीजें जो है नींद से जुड़ी थी वो, और डिप्रेशन से जिसका जिक्र कर रहे थे बहुत सारे गुरुजी ने भी जिक्र किया डिप्रेशन को लेकर, तो हम कैसे उभरे इस पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। नीतीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, खासतौर से नींद और डिप्रेशन और इन सारी चीजों से उभरने को लेकर, और हर आदमी जानना चाहता है इस समय दुनिया में कि कैसे इससे उभरा जाए और क्या चीजें हैं जो कारगर उपाय कर सकते इस पर। Everybody wants to listen to this. देखिए, जहां तक नींद की बात है तो अभी हम लोग यहाँ पर गुरुजी ने बताया पूरी तरह से होम्योपैथी को जिस तरह से अध्यात्म से जोड़कर गुरुजी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया, मैं पूरे जिम्मेदारी और दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में मैंने कभी भी इतनी गहराई से होम्योपैथी और अध्यात्म को जोड़ते किसी व्यक्ति को नहीं सुना। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा अक्षर नहीं पैदा हुआ, कोई अच्छा अक्षर की उत्पत्ति नहीं हुई जिससे कि एक शब्द का निर्माण ना किया जा सके। पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा शब्द नहीं बना जिससे एक वाक्य का निर्माण ना किया जा सके। वाह। और पूरी दुनिया में ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसको अगर ठीक ढंग से संजोया जाए तो उससे एक मंत्र का निर्माण ना किया जा सके।
सबको एक उत्साह और एक ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम से निकलना है। खास करके जो युवा चिकित्सक हैं वो यहाँ से कुछ सीख लेके जाएं कि होम्योपैथी जिसके बारे में गुरु जी ने जितना कह दिया बस उतना को अगर समझ जाइए बस वही होम्योपैथी, बस उसी को अगर आप विस्तार से करना बस आप समुद्र में गोता लगाते जाए और सफलता आपके कदम छूने। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कल्याणपुर मेरा गांव है और जहाँ पर चाय का दुकान भी नहीं था जब मैंने पहला क्लिनिक खोला। पिताजी रेलवे में थे और प्रैक्टिस करते थे 2 बार की गोली वहां से, और मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था। किसी पिताजी का ही किताब पढ़ के और एक बार एको नाइट मैंने पढ़ा और एकदम चमकता हुआ खून एक पेशेंट के मुंह से गिर रहा था, पूरा एको नाइट का सिम्टम चमकता खून था, मृत्यु का डर था। लेकिन उस समय हम लोग गाँव के ऐसे थे, बोला भाई इसको टेम्पू पकड़ाओ चलो डॉक्टर के। डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका उपाय नहीं, इसको पटना ले जाओ। तो हमने बड़ा हिम्मत से कहा कि भाई पहला चक्कर एको नाइट में पड़े हैं, क्योंकि इंटर के बाद पिताजी जान के रखते थे कुछ पर हो। एको नाइट में जितना सिम्टम था वो सब उस पेशेंट में दिख रहा था। हमने सुल्तानगंज एक जगह है वहाँ पे गाड़ी रोक के और उसको एको नाइट की 5 ml 10 ml की बोतल, हमको होम्योपैथी का कोई ज्ञान नहीं था ना मैंने ऑर्डिनल पढ़ा था, उसको मैंने पानी में मिला के उस पेशेंट को मिला। लगातार उल्टियां हो रही थी और आपको जान के आश्चर्य होगा, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि 20 मिनट के अंदर वो पेशेंट खड़ा हो गया और खून की उल्टियां गायब। मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने जा रहा था, मैंने कहा कि नहीं, एक खराब इंजीनियर बनने से बढ़िया है कि होम्योपैथी डॉक्टर, और इसी विद्या में मैं लगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुझे ओला करने नहीं आता। अगर बनारस में आप हमें छोड़ देंगे तो ना उबर, ओला, पेटीएम, मुझे होम्योपैथी के अलावा दुनिया में कुछ नहीं आता। मैं सुबह जो उठता हूँ और रात तक मेरे दिल दिमाग जहन में सिर्फ होम्योपैथी ही है। और विगत 10 साल में होम्योपैथी के अलावा कभी कोई दूसरा रीजन नहीं रहा है कि मेरा क्लिनिक हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि धैर्य, जब आप पहला भी करते हैं, मैं कल्याणपुर में बैठा था, हो सकता पहले भी एक पेशेंट था, वहाँ मरीज ठीक हुआ, मैं भागलपुर बैठा, भागलपुर से फिर मैं बेगूसराय गया, बेगूसराय से पटना गया, पटना से दिल्ली आया, दुबई में भी कार्यक्रम पर होम्योपैथी रहे का हुआ था, पहला होम्योपैथी शिक्षा सम्मेलन। और आपको इस मंच से बता रहा हूँ कि अभी इसी साल हम लोग जर्मनी में दुनिया का सबसे बड़ा होम्योपैथिक सम्मेलन करने जा रहे हैं। आप तमाम चिकित्सकों के साथ वहां जर्मनी जाएंगे और जर्मनी में भारतीय होम्योपैथी का झंडा बुलंद करेंगे। आप तमाम लोग इसके साक्षी हैं। देखिए, मैं फिर से एक बात कहता हूँ, एक बार एक जंगल में भीषण आग लगी, पेड़ पौधे पक्षी सब जल रहे, पूरा कोहराम मचा हुआ। तो एक संत वहां पर स्नान कर रहे थे, उससे पक्षी ने पूछा, पक्षी का एक पूरा झुंड है और उससे एक बूंद चोट में पानी ले और गिरा दे, जंगल में भीषण आग। और उसी समय में एक संत स्नान कर रहे थे, उन्होंने पक्षी से संवाद किया, इतना भीषण आग है, तुम्हारे पंख भी जल जा रहे हैं, तुम इतने कष्ट में हो, तुम एक बूंद पानी से तुम्हारे क्या होगा, क्या होना चाहिए? उस पंछी ने जवाब दिया कि जिस दिन इस जंगल के जलने का इतिहास लिखा जाएगा, हमारा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग जलते हुए देखने वालों में। तो मैं यह नहीं कह रहा इस मंच से कि मैं होम्योपैथी
पूजा करेगा। अगर आपने दवा का चुनाव नहीं किया तो अभी एसएसपी साहब इनके पेशेंट थे, अभी जस्ट यहाँ से घूम के गए शुक्ला जी हमारे डॉक्टर साहब। तो मतलब कई ऐसे देखने के लिए हम लोग को मिलते हैं। डिप्टी सीएम का बता रहे थे अभी रामजी सर, और कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे गिरिराज का है, अभी ग्रामीण विकास मंत्री होते रुकने का डर हम लोगों ने ठीक किया, एकदम भगवान की तरह हम लोगों का सम्मान करते हैं। तो कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि आप आइए और आप आके यहाँ पर होम्योपैथी का विकास कीजिए, सरकार ये नहीं कर रही, आयुष मंत्री ये नहीं कर रहा। कमजोर होने के 100 बहाने हैं, 100 लोग बढ़िया बात बता के और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का चेहरा लेके गए थे मुंबई। बोलते मुंबई में बहुत ग्लैमर है, बहुत खराब है, मुंबई में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन हर कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं बना। वो जो तपेगा वही जाके थकेगा। नीरज चोपड़ा जिस दिन पहला भाला फेंका हो उसके गांव में, उसके घर की, उसके पिताजी को जरूर किसी ने कहा हो कि बेटा आपका भल फेंकवा। क्या करता है बेटा? भाला फेंकता है। लेकिन उसी ऊर्जा के साथ वो लगातार भाला फेंकते रहा तो उसने एक स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। जीतन राम मांझी का बिहार से आया। पहले दिन जब उन्होंने पत्थर पे मारा था तो लोग कहा कि पत्थर कड़वा है, लेकिन उसके बाद लगातार जब पत्थर का चोट उन्होंने देते रहा तो पत्थर पहाड़ को चीर दिया और पूरी दुनिया ने उनको माउंटेन बैन कर। आप सबको उसी ऊर्जा के साथ और धैर्य के साथ, और अगर आप ज्ञान से पढ़ें तो निश्चित रूप से अगर मीडिया मेडिका पे आपका ज्ञान है तो फिर आपकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसमें होम्योपैथी से ज्यादा इसको तो मैंने बताया कि तीनों स्थिति में बचे हैं। हर बार दोबारा आएगा आपके पास आपके मौका देने के लिए। अगर आप नहीं सफल हो पा रहे हैं मतलब आपके अंदर खामी है। होम्योपैथी में कोई कमजोरी नहीं है, वो आपके पढ़ने का नजरिया ऐसा नहीं है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु जी ने जो आज ज्ञान दिया है ज्ञान को यहाँ से लेके जाए और उस ज्ञान के साथ जब आप अपना काम शुरू करेंगे निश्चित रूप से आपका जय जयकार होगा। और जिनको होम्योपैथी गौरव सम्मान यहाँ आज नहीं मिल पाया है वो जर्मनी में होम्योपैथी गौरव सम्मान लेकर बताएंगे कि किस तरह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा हम लोग अपने हुनर को बुलंद किए और जो यहाँ बनारस में अवार्ड नहीं दिए सीधे हम लोग जर्मनी में अवार्ड। वक्त की मर्यादा को मैं समझते हूँ, सबको एक बार फिर से प्रणाम करूंगा और मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग मिलकर यहाँ से वो जो अवार्ड होता है पहले समझना है। अवार्ड एक जिम्मेवारी है। इसको जब आपके अलमीरा पे जब ये अवार्ड रखा है तो उसको देखते हुए आपको ये सोचना होगा इतने बड़े मंच पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, गुरु जी और खली साहब, चंद्रशेखर राव जैसे लोगों ने आपको एक जिम्मेवारी सौंपी है कि आपको होम्योपैथी को कहाँ ले जाना है। ये जिम्मेवारी समझ के अलमारी के सबसे अगले प्रोग्राम में रखिएगा और इसको देख के खुद से वादा कीजिएगा हमको पूरे होम्योपैथी की दुनिया को बदलना है, अपनी दुनिया को बदलना है। जय राम। जिसने मेरे जीवन का परिवर्तन करा। मेरा पासपोर्ट भी था नवाजुद्दीन भाई
आओ, पीछे करो ना, पीछे करो। अब हट जाओ भाई।
है।